ये भी बता दो, स्क्रीन दिख रही है? जी। राइट, इसमें सो पिछली क्लास में जरा देखते हैं हमने कहाँ पे खत्म किया था। हमने लिंक रिएक्शन के साथ खत्म किया था, व्हिच वी सेड कि ये माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर होती है। अच्छा, जस्ट क्विक रैपिड फायर क्वेश्चंस बिफोर हम आगे बढ़े। पाइरुवेट साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में कैसे जाता है? उसके जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन होती है उसमें एक हम्म। प्रोटीन कैरियर होता है जिसका नाम वोल्टेज डिपेंडेंट कुछ। बिल्कुल। तो जब पायरुवेट मॉलिक्यूल इसके करीब जाता है तो वो एक तरीके से उसका ना वोल्टेज एक तरीके से चेंज होता है जिसकी वजह से वो ओपन हो जाता है और वो जो पायरुवेट मॉलिक्यूल है वो उसके माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चले जाता है। मैट्रिक्स में चला जाता है, बिल्कुल। अच्छा, पाइरुवेट किस स्टेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होता है? व्हाट्स द नेम ऑफ द स्टेज? पहला स्टेज था एरोबिक रेस्पिरेशन का। ग्लाइकोलिसिस। बिल्कुल सही, ग्लाइकोलिसिस। अच्छा, कभी भी आप भूल जाना ये नाम या कंफ्यूज हो जाओ कि नाम क्या था, ऑलवेज रिमेम्बर। जरा इस पे मैं वापस जाता हूँ। इसको याद करने का बहुत एक सिंपल तरीका है। लाइसिस ना एक लैटिन वर्ड है। आप आगे जाके बहुत देखोगे, दो वर्ड्स आते जाएंगे, लाइसिस और जेनेसिस। इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। लाइसिस का हमेशा मतलब होता है ब्रेकडाउन, किसी चीज को हम स्प्लिट कर रहे हो, किसी चीज को हम तोड़ रहे हैं इनटू स्मॉलर थिंग्स। और जेनेसिस का मतलब होता है कि प्रोड्यूस करना। सो अगर लाइसिस लिखा है मतलब कोई चीज टूट रही है। और लाइसिस से पहले क्या है? ग्लाइको, मतलब ग्लूकोस। अब आई नो कि ग्लाइको साउंड्स मोर फेमिलियर टू ग्लाइकोजन, लेकिन यहाँ पे ग्लाइको का मतलब है ग्लूकोस। तो ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोस का ब्रेकडाउन, ग्लूकोस स्प्लिट। अच्छा, ये ग्लाइकोलिसिस होती कहाँ पे सेल के अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम में? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में होती है, बिल्कुल सही। एंड इज दिस इज दिस स्टेज कॉमन टू बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन? जी। ये पहला स्टेज है एरोबिक में भी और एनारोबिक में भी। अब बॉडी को कैसे पता चलता है, ये अगला सवाल है कि अगर जब पाइरुवेट बन गया तो एरोबिक रेस्पिरेशन के साथ प्रोसीड करना है या एनारोबिक? कैसे डिसाइड करती है बॉडी? ये याद नहीं आ रहा। अच्छा, सो इसको हम ऐसे याद रखते हैं कि दोनों टाइप की रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस फर्स्ट स्टेज है, राइट? मतलब कि दोनों टाइप की रेस्पिरेशन में पहले स्टेज के बाद पाइरुवेट बनेगा। अब ये कैसे पता लगा है एरोबिक के साथ आगे बढ़ना है या एनारोबिक के साथ? तो एरोबिक में रेस्पिरेशन कैसे होती है? यूजिंग ऑक्सीजन। तो अगर उस वक्त जैसी पाइरुवेट बना, अगर उस वक्त माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो फिर हम एरोबिक के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर उस वक्त मैट्रिक्स के अंदर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, तो फिर हम एनारोबिक के सेकेंड स्टेज के साथ आगे बढ़ेंगे। तो हमने अज्यूम किया था कि ऑक्सीजन अवेलेबल है, तभी पाइरुवेट मैट्रिक्स के अंदर गया और सेकेंड स्टेज हुआ एरोबिक रेस्पिरेशन का लिंक रिएक्शन, जिसका प्रोडक्ट क्या क्या था? एक एसिटाइल सॉरी दो एसिटाइल कोए के मॉलिक्यूल्स, दो NADH एंड दो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स। अच्छा, ये कोए का काम क्या था? कोएंजाइम ए। ये एक को एंजाइम है जो एक तरीके से मेन एंजाइम को असिस्ट करता है। हम्म, मतलब वो उसे और ट्रांसपोर्ट करता है। किस चीज को ट्रांसपोर्ट करता है? एसिटाइल ग्रुप को। बिल्कुल सही, एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसपोर्ट करता है, जो कि लिंक रिएक्शन में बना था। और ये जो कोएंजाइम है, आपने कहा मेन एंजाइम को असिस्ट करता है, उस मेन एंजाइम का नाम क्या है? एकोनिटेज एंजाइम। अकॉनिटेज एंजाइम, बिल्कुल सही। अच्छा, अब अकॉनिटेज एंजाइम तक लेके चला गया ये कोएंजाइम ए एसिटाइल ग्रुप को, फ्रॉम वन एंड ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू द अदर, बिकॉज रिमेंबर लिंक रिएक्शन भी मैट्रिक्स के अंदर था। और ये अब जो तीसरा स्टेज है क्रेब साइकिल, ये भी मैट्रिक्स के अंदर। तो बस एक जगह से दूसरी जगह ये एसिटाइल ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है।
ओके, लेट्स गो टू द थर्ड स्टेज नाउ। इस थर्ड स्टेज का नाम है क्रेब्स साइकिल। एंड रिमेंबर हमने कल क्या बात की थी कि ये एक साइकिल है रिएक्शंस का। कंटिन्यूअसली ये रिएक्शंस होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे। और अब जरा देखते हैं कि ये कैसे होगा। सबसे पहला जो रिएक्टेंट है ना इस रिएक्शन में, उस रिएक्टेंट का नाम है ऑक्सैलो एसीटेट। अब डिस्क्लेमर में दे दूं बिफोर स्टार्टिंग दिस साइकिल, इसमें बहुत सारे अजीब अजीब और बड़े बड़े नाम आएंगे। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। जितना ज्यादा आप देखोगे ना स्क्रैप साइकिल को, जितना ज्यादा बार बार आप पढ़ोगे, उतना ज्यादा ये नाम और ज्यादा फेमिलियर होते जाएंगे एंड इजी टू रिमेम्बर भी होते जाएंगे। तो शुरू में तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि ये लिखा हुआ क्या है। दूसरी बार पढ़ोगे और आसान, तीसरी बार और आसान होता जाएगा। सो इस रिएक्शन में सबसे पहला रिएक्टेंट है ऑक्सैलो एसीटेट। ये कंपाउंड ना एक 4 कार्बन कंपाउंड है, मतलब कि इसके अंदर 4 कार्बन होते हैं। ये क्या करेगा ऑक्सैलो एसीटेट कि ये कंबाइन हो जाएगा विथ एसिटाइल कोए। अब जरा सोच के बताओ, पाइरुवेट मॉलिक्यूल्स में कितने कार्बन एटम्स थे? 3 कार्बन थे। बिल्कुल। और उन पाइरुवेट मॉलिक्यूल्स के साथ लिंक रिएक्शन में हमने दो चीजें की थी। क्या थी वो दो चीजें, दो रिएक्शंस? डी हाइड्रोजनेशन और डी कार्बोक्सिलेशन। बिल्कुल, और उससे दो एसिटाइल ग्रुप्स बने थे। हर एसिटाइल ग्रुप में कितने कार्बन एटम थे? एक रिमूव हो रहा था तो हर एसिटाइल ग्रुप में 2 कार्बन एटम। बिल्कुल सही। अब अगर मैं पूछूं कि एसिटाइल कोए में कितने कार्बन एटम है, तो क्या हम कोए के कार्बन एटम्स गिनते थे? नहीं। नहीं, क्योंकि ये हमें पता है कि अभी अगले 3 मिनट के अंदर ये कोए निकल जाने वाला है और ये दोबारा से वहां चला जाएगा जहाँ पे लिंक रिएक्शन हो रहा है, और दोबारा से लेबर वाला काम करेगा, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगा। तो इसके कार्बन एटम्स तो हम गिनते ही नहीं है, क्योंकि ये रिएक्शन में हिस्सा ही नहीं लेता जो अब होने जा रहा है। तो एसिटाइल कोए में दो कार्बन एटम्स। अगर हम दो ऑक्सैलो एसीटेट लें और हम वो दो एसिटाइल कोए जो अभी अभी आए हैं उनको लें, तो क्या हम दो 6 कार्बन के कंपाउंड्स को प्रोड्यूस करेंगे? जी। दो 6 कार्बन के कंपाउंड्स प्रोड्यूस होंगे। अच्छा, एक चीज, आप क्या प्रेफर करते हो, हम क्या उसको साइकिल में लिखें रिएक्शंस को, या ऐसे ही एरो में लिखें? क्योंकि टेक्निकली तो एक साइकिल ही है। सो हम साइकिल क्योंकि में अगर कर हम लेते हैं। साइकिल में कर लेते हैं, बस एक चीज है, साइकिल में लिखेंगे थोड़ा सा छोटा होगा, लेकिन वो कोई मसला नहीं, हम जूम भी कर लेंगे बाद में। सो ये यहाँ पे चीज बनी, इसको मिटाते हैं। ओके, अब ये रिएक्शन होगा, और जैसे ही ये रिएक्शन होगा, हमने अभी अभी देखा हम क्या बनाएंगे, दो 6 कार्बन के कंपाउंड्स। और उन 6 कार्बन के कंपाउंड्स का नाम है सिट्रेट। सिट्रेट इज अ 6 कार्बन कंपाउंड, और ऐसे हम दो बनाएंगे। रिमेंबर हमने क्या कहा था कि अकोनिटेज क्रेब्स साइकिल के पहले रिएक्शन को कंट्रोल करता है। जी। यही है वो क्रेब्स साइकिल का पहला रिएक्शन। इसीलिए हम कहते हैं कि दिस रिएक्शन इज एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड बाय द अकोनिटेज एंजाइम। अब सारी चीजें सेंस बना रही हैं कि कोए क्यों आया एसिटाइल को लेके, क्योंकि अकोनिटेज को ये चाहिए था। अच्छा, आपके सिलेबस में ना, मैं ये पॉइंट क्लियर कर दूं, एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, मैं वर्ड बाय वर्ड लिखता हूँ। ऑक्सैलो एसिटेट only combines with the 2 कार्बन फ्रेगमेंट। अब बहुत से बच्चे जब ये सिलेबस में पढ़ते हैं ना, तो उनको ये समझ नहीं आता ये 2 कार्बन फ्रेगमेंट क्या है। तो ये कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। ये बस हमें ये कह रहे हैं कि जो ऑक्सैलो एसिटेट है ना, ये कोए के साथ रिएक्ट नहीं करता। मतलब कि जैसे ही रिएक्शन होगा ना, इसमें से दो कोए के मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाएंगे। सो टेक्निकली अगर देखें तो क्या दो चीजें आपस में ज्वाइन कर रही हैं, दो ऑक्सैलो एसिटेट एक तरफ और दो एसिटाइल के ग्रुप्स एक तरफ, क्योंकि कोए तो रिलीज हो गया, वो दोबारा से उस जगह पर चला गया जहां लिंक रिएक्शन हो रहा है। कोई कंफ्यूजन अभी तक? नहीं। राइट, तो इसको भी जरा छोटा कर देते हैं। ओके,
अब आते हैं सेकेंड रिएक्शन पे। इस सेकेंड रिएक्शन में ना कुछ भी नहीं हो रहा है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आइसोमेरिज्म हो रही है, जिसमें रिमेंबर जैसे ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया था, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ आइसोमराइज कर दिया। वैसे ही यहाँ पे सिट्रेट आइसोमराइज होके आइसोसिट्रेट बन जाएगा। बस आप पीछे आइसो का नाम लगा दोगे। अगेन कोई स्ट्रक्चरल फॉर्मूला चेंज नहीं किया, कोई कार्बन एटम ना डाले ना हटाए। तो ये अगेन 6 कार्बन का कंपाउंड है। सिट्रेट दो थे तो आइसो सिट्रेट भी दो होंगे, तो इसको हम ऐसे लिखते थे, टू सिट्रेट, और यहाँ से टू हटा देते हैं, टू आइसो सिट्रेट। या दैट्स इट। अच्छा, अब आते हैं रिएक्शन नंबर 3 पे। अब ये दो आइसोसिट्रेट के साथ ईच आइसोसिट्रेट मॉलिक्यूल अंडरगोज नंबर 1 decarboxylation and number 2 dehydrogenation। तो अब जरा सोचो, एक आइसोसिट्रेट मॉलिक्यूल के पर्सपेक्टिव से सोचना, और जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना, क्योंकि दो आइसोसिट्रेट है ना। एक आइसोसिट्रेट के साथ डीकार्बोक्सिलेशन हुई, कितने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुए? 1। तो अब दो है तो कितने टोटल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुए? 2। दो, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड। डिहाइड्रोजनेशन हुई, हर आइसोसिट्रेट में से एक हाइड्रोजन निकला। क्या हम इस हाइड्रोजन को यहीं पे छोड़ देंगे? आप रिमेंबर अपना क्वेश्चन ग्लाइकोल। वापस रिपीट कर सकते हैं? मैं ही कह रहा हूँ कि डिहाइड्रोजनेशन में, डिहाइड्रोजनेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये जो हाइड्रोजन रिमूव हो गया है और इस वक्त मैट्रिक्स में बैठा हुआ है, क्या हम इसको छोड़ सकते हैं यहाँ पे, या क्या हम इसको कैरी करना पड़ेगा टिल द लास्ट स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन? कैरी करना पड़ेगा। बिल्कुल, जिसके लिए क्या लगता है? कैरियर प्रोटीन कैरियर बनना प्रोटीन या, है। सॉरी? NAD। बिल्कुल, हाइड्रोजन कैरियर लगता है। तो वो एनएडी क्या करेगा, ईच एनएडी गेन्स अ हाइड्रोजन आयन, और वो क्या बन जाएगा? NADH। तो टोटल में कितने एनएडीएच बने? 2। बिल्कुल सही, तो दो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स रिलीज हुए और दो एनएडीएच मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो गए। अच्छा, अब जरा आते हैं कि इस ये प्रोड्यूस क्या हुआ, ये दो चीजें होने के बाद हुआ ये कि अब हमारे पास बन गए दो अल्फा कीटो ग्लूटरेट। दो अल्फा कीटो ग्लूटरेट बन गए। मुझे जरा 1 मिनट दो, मैं चेक करता हूँ कि क्या हमने ये चीज पहले लिखी हुई है या नहीं। तो कहाँ आ गया, एक सेकेंड। नहीं, ये भी नहीं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, इसमें अगर कार्बोहाइड्रेट मिल जाए ना, एक सेकेंड। ओके, नहीं हमने नहीं लिखा हुआ, सही है, नेवर माइंड। अच्छा, सो हमने दो आइसोसिट्रेट से क्या बनाया, दो अल्फा कीटो ग्लूटरेट मॉलिक्यूल्स। अल्फा हम हमेशा इस तरीके से लिखते हैं, रिमेंबर वो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन्स के अल्फा हीलिक्स और बीटा पीरियड शीट्स थी, जी। तो उसमें भी अल्फा ऐसे ही लिखते थे, आगे कीटो और फिर ग्लूटरेट। रिमेंबर द स्पेलिंग, बहुत जरूरी है ये। अब जरा सोचो, ईच अल्फा कीटो ग्लूटरेट इज गोना बी हाउ मेनी कार्बन एटम्स? 4 कार्बन एटम्स और 5। 4 की 5, बिल्कुल सही, क्योंकि हर आइसोसिट्रेट के साथ एक बार डीकार्बोक्सिलेशन हुई है। तो दिस इज गोना बी 5 कार्बन एटम्स ईच। अच्छा, अब इस अल्फा कीटो ग्लूटरेट के साथ क्या होगा, जरा ये देखते हैं। Each alpha ketoglutarate molecules again undergoes dehydrogenation
एंड यहाँ पे इसके साथ होगी डी कार्बोक्सिलेशन। तो अब तो ये इसमें हम फास्ट हो जाएंगे। क्या क्या चीजें प्रोड्यूस हुई डिहाइड्रोजनेशन से टोटल में? दो NADH प्रोड्यूस होंगे, और डी हम्म, कार्बोक्सिलेशन की वजह से दो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे। बिल्कुल, 2 NADH एंड 2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो गया। इसका प्रोडक्ट का जो नाम है वो है सक्सेनाइल को ए। SUCCINYL कोए, सक्सेनाइल कोए। अब जरा सोचो कि ईच सक्सेनाइल कोए इज गोना बी हाउ मेनी कार्बन एटम्स? 4 कार्बन एटम्स। 4 कार्बन एटम्स। तो यहाँ पे हम 2 सक्सेनाइल कोए, क्योंकि 2 अल्फा कीटो ग्लूटारेट थे, एंड दिस इज 4 कार्बन एटम्स राइट हियर। अच्छा, अब जरा देखना है क्या होने जा रहा है। अब ये दिस बिकम्स अ बिट इंटरेस्टिंग। अगले स्टेप में ना हम सक्सेनाइल कोए से बनाते हैं दो सक्सेनेट के मॉलिक्यूल्स। एंड रिमेंबर दिस इज नॉट द सेम थिंग, हम कंप्लीटली स्ट्रक्चर चेंज करें। इवन दो नाम थोड़ा फेमिलियर साउंड कर रहा है, फिर भी हम कंप्लीटली स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं, सक्सेनेट बन रहे हैं। दिस राइट हेयर, इसमें कोई डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होती, कोई डिहाइड्रोजनेशन नहीं होती। इसमें होता है एक सबस्ट्रेट, बल्कि ये रिएक्शन है एक सबस्ट्रेट लिंक्ड रिएक्शन। सबस्ट्रेट लिंक्ड रिएक्शन का क्या मतलब था? मतलब सबस्ट्रेट आपस में कंबाइन होकर एक रिएक्शन करते हैं। सबस्ट्रेट लिंक, अच्छा अच्छा, एक सेकंड, हमने इसको एक और नाम से पहचाना, तभी आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, सॉरी। सबस्ट्रेट लिंक्ड फॉस्फोरिलेशन क्या है ये? क्या हमने ये पहले किया हुआ फॉस्फेट आयंस एक तरीके से ऐड होते हैं। है? रिमेंबर वो एटीपी को प्रोड्यूस करने के दो तरीके, सबस्ट्रेट लिंक्ड फॉस्फोरिलेशन और केमियोस्मोसिस। ये यहाँ पे। सही। तो यहाँ पे सबस्ट्रेट लिंक्ड फॉस्फोरिलेशन क्या था, दोबारा से देखते हैं। हमने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी थी। सबस्ट्रेट लिंक्ड फॉस्फोरिलेशन किसी भी ऐसे केमिकल रिएक्शन को कहते हैं जहां पे हम उस केमिकल रिएक्शन, क्योंकि वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक था, तो उससे जो एनर्जी रिलीज हुई, उस एनर्जी को यूज करके एक एडीपी मॉलिक्यूल को फॉस्फोरिलेट करके एटीपी बनाते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, एक रैंडम एक्सोथर्मिक रिएक्शन से निकली हुई एनर्जी को यूज करके एटीपी की सिंथेसिस या उसकी प्रोडक्शन करते हैं। सो जब भी आप देखो ना कि कोई अजीब सा रैंडम सा केमिकल रिएक्शन हो रहा है और एकदम से उसके नीचे लिखा हो सबस्ट्रेट लिंक्ड फॉस्फोरिलेशन, मतलब कि यही वो रैंडम एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें से एनर्जी निकली, इस एनर्जी को हमने यूज किया एक एडीपी मॉलिक्यूल को एक फॉस्फेट ग्रुप के साथ जोड़ने के लिए, ताकि एटीपी की प्रोडक्शन हो। मेक सेंस? सही। सो यहाँ पे कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स बनेंगे अगर दो सक्सेनेट है तो? दो ATP मॉलिक्यूल्स बनेंगे। बिल्कुल सही। फॉर एवरी सबस्ट्रेट लिंक फॉस्फोरिलेशन यू गेट 1 एटीपी। सो क्योंकि दो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं, सो 2 एडीपी प्लस 2 फॉस्फेट ग्रुप नेक्स्ट 2 एटीपी। अच्छा, कुछ सवाल जो शायद आपके दिमाग में हो, वो ये कि ये सबसे पहले ये फॉस्फेट ग्रुप आया कहाँ से? ये हमारे लिए जानना जरूरी नहीं है। मतलब कि जो रिएक्शन हमने कहा ना सबस्ट्रेट लिंक फॉस्फोरिलेशन है, शायद इसमें से ही फॉस्फेट ग्रुप आया हो, लेकिन शायद ना भी आया हो। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप किसी भी रिएक्शन को जब लेबल करते हो ना सबस्ट्रेट लिंक फॉस्फोरिलेशन, तो आप सिर्फ इसीलिए लेबल करते हो क्योंकि आप उस रिएक्शन की एनर्जी को इस्तेमाल कर रहे हो। अब शायद वो फॉस्फेट ग्रुप भी फ्री में दे रहा हो, लेकिन शायद फॉस्फेट ग्रुप आपको कहीं और से मिल रहा है। वो मसला हमारा नहीं है, वो बस हमें मिल रहा है, वी जस्ट अज्यूम कि वो है। अच्छा, एक और सवाल जो आ सकता है, हमने एसिटाइल कोए में कोए का वर्ड यूज किया, सक्सिनाइल कोए में भी कोए का वर्ड यूज किया, तो क्या ये सेम कोए है? बिल्कुल, यहाँ पे भी को एंजाइम ए यूज होता है।
अच्छा, अब सक्सिनेट मॉलिक्यूल से अगली चीज क्या बना रहे हैं हम? द नेक्स्ट थिंग वी मेक इज टू फ्यूमरेट मॉलिक्यूल। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि यहाँ पे डीहाइड्रोजनेशन हो रही है, तो जरा बताओ यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होना चाहिए? NADH। बिल्कुल, दो एनएडीएच प्रोड्यूस होने चाहिए। ये आपका जवाब सही तब होता जब हम किसी भी और रिएक्शन की बात कर रहे होते क्रेब्स साइकिल में, अपार्ट फ्रॉम दिस। मतलब हमारा जवाब तो बेसिक तो यही है ना कि एनएडीएच बन रहा है, डीहाइड्रोजनेशन हो रही है। बिकॉज अभी के लिए द ओनली हाइड्रोजन कैरियर विच वी नो इज एनएडी। अब जरा इंट्रोड्यूस करते हैं दूसरा हाइड्रोजन कैरियर, और उसका नाम है FAD। अब इसका फुल फॉर्म अगर मैं निकालूं, मेरे पास यहाँ नोट्स में लिखा हुआ है। इसका फुल फॉर्म ज्यादातर वो आता भी नहीं है, तो इसका मैं लिख देता हूँ। खैर, दिस इज फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। लेकिन अगेन कोई जरूरत नहीं इसको याद रखने की, आप सिर्फ FAD भी याद कर सकते हो। FAD एक और हाइड्रोजन कैरियर है, और यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन कैरियर इस्तेमाल होता है। तो जरा सोचो अब क्या प्रोड्यूस होगा? जो काम FADH। NAD के, बिल्कुल जो काम NAD के साथ वही FAD के साथ। तो FADH यहाँ पे बन गई। अच्छा, नेक्स्ट रिएक्शन। अब हम बनाते हैं समथिंग कॉल्ड मैलेट, MALATE। अब मजे की बात, फ्यूमेरेट से मैलेट जब हम जाते हैं ना, तो कुछ भी नहीं होता। ना तो ये सबस्ट्रेट लिंक्ड रिएक्शन या सबस्ट्रेट लिंक्ड फॉस्फोरिलेशन है, ना तो इसमें डिहाइड्रोजनेशन हो रही है, ना तो इसमें डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा, बस एक सिंपल सा रिएक्शन। दैट्स इट। और अब आप टू मैलेट मॉलिक्यूल से जाते हो दोबारा से टू ऑक्सैलो एसीटेट मॉलिक्यूल, और यहाँ पे डी हाइड्रोजनेशन होती है, और NAD यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन कैरियर है, मीनिंग टू NADH मॉलिक्यूल्स हम प्रोड्यूस करते हैं। जरा इसको रिवाइज करते हैं, लेकिन जल्दी से जरा ना, हम वो रिवाइज करने से पहले टोटल चीजें देख लेते हैं क्या प्रोड्यूस हुआ, जो साइड प्रोडक्ट्स थे हमारे। सो हमने यहाँ पे दो कार्बन डाइऑक्साइड बनाए, दो NADH बनाए, यहाँ पे लिख देता हूँ 2CO2 2 NADH। फिर उसके बाद दोबारा 2 NADH और 2CO2, तो इसको भी लिख देते हैं यहाँ पे। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं, हाँ यहाँ पे ना, सॉरी, 2 ATP। फिर उसके बाद 2 FADH भी बना, और फिर उसके बाद 2 NADH भी बना। अगर हम इसका टोटल करें ना, तो क्या मुझे बता सकते हो कितने NADH बन रहे? 6 NADH। सो 2 बिल्कुल सही, 6 NADH। कितने कार्बन डाइऑक्साइड? 4। 4 कार्बन डाइऑक्साइड। एंड कितने FADH? 2। एंड कितने ATP? वो भी 2। वो भी 2। ये करना इसलिए जरूरी है क्योंकि एंड में ये चीज क्लियर होगी जब हम सब ऐड करेंगे। तो क्रेब्स साइकिल से हमें ये मिला, लिंक रिएक्शन में भी हमने लिखा था, हमें ये मिला, और ग्लाइकोलिसिस में हमने लिखा था, कहाँ गया, कि हमें ये मिला। सो सबको हमें ग्रीन से हाईलाइट कर देते हैं, एंड में काम आएगा ये। सो 1 एंड देन 2 एंड देन 3। सो कोई भी कंफ्यूजन किसी भी पार्ट से क्रेब्स साइकिल की? नहीं। अगेन आई नो बहुत सारे अलग अलग नाम है, बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन जितना पढ़ोगे उतना सिंपल होता जाएगा। सो जल्दी से रिवाइज करते हैं। पहले रिएक्शन में हमारे पास ऑक्सैलो एसीटेट था, ये एक 4 कार्बन का कंपाउंड। ऑक्सैलो एसीटेट कंबाइन करता है सिर्फ 2 कार्बन फ्रेगमेंट के साथ। फ्रेगमेंट मतलब एक छोटी सी चीज, राइट, छोटा सा टुकड़ा किसी चीज का। वो सिर्फ एसिटाइल के साथ जो कि 2 कार्बन है ज्वाइन होगा, क्योंकि को ए तो रिलीज हो जाता है। उसका काम तो पूरा हो गया ना, उसने अकोनिटेज एंजाइम तक
एसिटाइल को पहुंचा दिया। तो अब दोबारा उस रिएक्शन उस जगह चला जाएगा जहां लिंक रिएक्शन हो रहा है। इससे सिट्रेट बना, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटरेट, सक्सिनाइल कोए, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मैलेट, ऑक्सैलो एसीटेट। इसको याद करने का ना ऐसे आप कर सकते हो। पहले तो सारे वो याद रख लो, रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स जैसे भी यू प्रेफर, मतलब ऑक्सैलो एसीटेट, सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटरेट, सक्सिनाइल कोए, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मैलेट, ऑक्सैलो एसीटेट। एक बार ये याद रख लिया, फिर याद रखो कि हर रिएक्शन में क्या क्या हो रहा है। इसमें अकोनिटेज, मतलब कुछ भी स्पेशल चीज या अलग से हो रही हो, इसमें अकोनिटेज एंजाइम कंट्रोल करता है। इसमें अच्छा आइसोमराइजेशन हो रही है। इसमें डीकार्बोक्सिलेशन डिहाइड्रोजनेशन, दोबारा डीकार्बोक्सिलेशन डिहाइड्रोजनेशन। इसमें सबस्ट्रेट लिंक फॉस्फोरिलेशन, मतलब एटीपी बन रहा है। डिहाइड्रोजनेशन, लेकिन ये स्पेशल वाला क्यों है? क्योंकि इसमें एफएडीएच बन रहा है। इसमें कुछ भी नहीं होता, और इसमें डिहाइड्रेशन। और तीसरे स्टेप में याद रखो कि साइड के प्रोडक्ट्स क्या क्या प्रोड्यूस हो। दैट्स इट। अच्छा, इस आप आपके पास बुक है बायो की ब्लू वाली, इस वक्त आपके पास करीब में? इस वक्त तो नहीं है क्योंकि मैं घर पे नहीं हूँ। अच्छा, कोई मसला नहीं है। तो जब भी आप घर पे पहुंचे तो वो देखना है बायो की बुक में जो क्रेब्स साइकिल दी हुई है ना, वो ऐसे लिखी हुई है उन्होंने। मैं लिख के भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे सिट्रेट लिखा हुआ है उन्होंने, एक सेकंड, ऐसे 6 कार्बन, फिर उन्होंने ऐसे लिखा हुआ है, दोबारा 6 कार्बन, फिर 5 कार्बन, फिर 4 कार्बन, फिर 4 कार्बन, फिर 4 कार्बन, एंड देन फिर 4 कार्बन। रिमेम्बर जो हम पहले बात कर रहे थे, नंबर ऑफ कार्बन आइटम से नाम को डिफाइन किया है। अब ये समझना तो बहुत आसान है, याद करना बहुत मुश्किल है, कभी नंबर आगे पीछे हो गए तो। इसलिए नाम याद रखना ज्यादा सिंपल है और इजी, बट अगेन कंप्लीटली अप टू। ओके, so that was the third stage of aerobic respiration. अब जरा चौथे, अच्छा एक चीज सॉरी, आप सोच रहे होगे कि ये तो एक साइकिल थी ना, मतलब शुरू हुआ, बहुत सारे ब्ला 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 रिएक्शंस हुए, एंड में हम वहीं पे आके खड़े हो गए। तो अगर जहां से शुरू करना था वहीं पे खत्म किया, तो फिर ये रिएक्शंस करने का फायदा क्या था? इट्स बिकॉज हमने ये पूरी साइकिल करके ये साइड के प्रोडक्ट्स बनाए, ये हमारे काम के थे। नॉट ये सारी चीजें, क्योंकि ये तो सारी यूज अप हो गई। दोबारा साइकिल होगी, दोबारा प्रोड्यूस होगा, दोबारा यूज हो जाएगा। जैसे अल्फा कीटोग्लूटरेट बना, यूज हुआ, सक्सेनाइल कोए बना, यूज हुआ। तो क्या हम इन सारी चीजों को इंटरमीडिएट्स कह सकते हैं? कह सकते हैं। तो मीनिंग बिकॉज दे वर प्रोड्यूस्ड एंड यूज। तो इन सब से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा मेन पर्पस साइकिल का करने का ये चीजें बनाना था, ये आगे जाके हमें काम आएगा। सो लेट्स गो टू द फोर्थ स्टेज, और इसका नाम है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। अब ये ना सबसे मुश्किल लेकिन सबसे ज्यादा मजे का स्टेज है, क्योंकि अगर आप इसको एक स्टोरी की तरह याद करो ना तो बहुत ज्यादा सिंपल होता जाएगा। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये हो कहाँ पे रहा है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर। ग्लाइकोलिसिस कहाँ हो रहा था? साइटोप्लाज्म। लिंक रिएक्शन कहाँ हो रहा था? मैट्रिक्स। क्रेब्स साइकिल कहाँ हो रहा था? मैट्रिक्स। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहाँ हो रही है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर। अच्छा ये बताओ, क्या क्रिस्टल इनर मेम्ब्रेन का हिस्सा है? मतलब इनर मेम्ब्रेन को हम कहते ही क्रिस्टा है, तो खुद ही इनर मेम्ब्रेन। नॉट रियली। अच्छा, एक ये जरूरी चीज है, क्रिस्टल को हम इनर मेम्ब्रेन नहीं कहते, इनर मेम्ब्रेन को तो हम इनर मेम्ब्रेन ही कहते हैं। क्रिस्टल हम उस इन फोल्डिंग्स को कहते हैं इनर मेम्ब्रेन की। जैसे ये देखो, ये नॉर्मल इनर मेम्ब्रेन चल रही है, एकदम से इनफोल्डिंग आ गई, ये अंदर की तरफ फोल्ड हो गया, ये अंदर की तरफ, यहाँ और यहाँ और यहाँ, तो इन फोल्डिंग्स को हम क्रिस्टल कहते हैं। तो टेक्निकली वो भी इनर मेम्ब्रेन का ही हिस्सा है। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, इन फोल्डिंग्स
of the, तो basically you can't say this is criteria, this is crystal of the inner membrane. अच्छा, आगे जाके हम एक डायग्राम भी बनाएंगे देखने के लिए कि आखिर ये इनर मेम्ब्रेन में चल क्या रहा है, क्या क्या चीजें हैं, ये कैसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होती है। लेकिन अभी के लिए पहले जरा समझते हैं कि व्हाट आर द थिंग्स। सबसे पहले लिस्ट करते हैं फिर ड्रॉ करेंगे। हाँ, यहाँ पे भी मैं लिख दूं, क्रिस्टल इज अ पार्ट ऑफ दिस। अब जरूरी बात, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर अगर आप उसको खोल कर देखो तो क्या क्या चीजें आपको उसके अंदर मिलेंगी। नंबर वन, ईटीसी। अब ये क्या नई शय है, ईटीसी का मतलब क्या है? ईटीसी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। बेसिकली ये एक सिस्टम है, ये एक चेन हमने बनाई हुई है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर, जो कि एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती है। लेकिन समझ ये नहीं आ रहा कि ये चेन है ना, तो ये चेन किस चीज की बनी हुई है? ग्लूकोज की बनी है, फैट्स है, प्रोटीन्स के अंदर है क्या? व्हाट्स द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द चेन ना? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज मेड ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर्स। तो इसको एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से मैं एक बॉक्स बनाता हूँ और इसके आगे एक और बॉक्स, एक और बॉक्स, बॉक्स 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 और बॉक्स। आप इस एक बॉक्स को समझो कि ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर्स एक साथ जॉइंड है, मतलब दे आर एडजेसेंट टू वन अनदर and together they make up the electron transport chain? सही। तो इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन पहले वाले कैरियर के अंदर जाएगा और फिर एक कैरियर से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवें कैरियर में जाता जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स को इनर मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसफर करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन लगती है, क्योंकि सोचो ना, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की बात हो रही है, फॉस्फोलिपिड बायलेयर है बीच में, मतलब हाइड्रोफोबिक कोर है बीच में। और हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, क्या हाइड्रोफोबिक कोर इलेक्ट्रॉन को जाने देगा? नहीं। इसीलिए अगर आपको इलेक्ट्रॉन को इनर मेम्ब्रेन के थ्रू पास करवाना है तो आप नॉर्मल मूवमेंट पे तो रिलाई नहीं कर सकते। आपके पास कुछ स्पेशल चीज होनी चाहिए उस मेम्ब्रेन के अंदर, और वो स्पेशल चीज है चेन। तो बेसिकली अगर आप ऐसे सोचो कि ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इसको जूम करा, इसके अंदर हमारे पास बहुत से छोटे 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 बॉक्सेस हैं। ईच बॉक्स इज एन इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर। बहुत से कैरियर्स आपस में ज्वाइन हुए हुए होते हैं, टुगेदर दे मेक अप द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ओके, नंबर टू, दूसरी चीज क्या होती है इस मेम्ब्रेन के अंदर? एटीपी सिंथेस एंजाइम। अब आप मुझे खुद बताओगे कि ये एंजाइम करता है क्या, जरा देखते हैं। सबसे पहले तो इसके नाम के एंड में ASER है, मतलब कि एक एंजाइम है। इनफैक्ट आगे भी एंजाइम का ही वर्ड है, तो ऑफ कोर्स एक एंजाइम है। जरा ये वर्ड देखो, सिंथ। क्या वर्ड दिमाग में आता है जब आप ये पढ़ते हो? मतलब ब्रेक करना किसी चीज को। ब्रेक करना, वो तो हम तब यूज करते थे ना जब लाइसिस का वर्ड यूज होता था, ब्रेक डाउन, और जेनेसिस मतलब प्रोडक्शन। किसी चीज को सिंथेसाइज करना, राइट? सेपरेट करना। सिंथेसाइज करने का मतलब है प्रोड्यूस करना, उस चीज को बनाना।
तो सिंथ से आप वर्ड आता है सिंथेसाइज का। जैसे हम कहते हैं ना एटीपी सिंथेसिस, मतलब कि एटीपी को हम बना रहे हैं। तो सिंथेसाइज मींस मेकिंग या प्रोड्यूसिंग। अब जरा देखो पहला वर्ड क्या है इस एंजाइम का, एटीपी। तो क्या हम कह सकते हैं कि एटीपी की सिंथेसिस करता है ये एक एंजाइम? जी। अच्छा, सो दिस, इसका फंक्शन क्या है ये लिख देते हैं, एटीपी सिंथेसिस। लेकिन इसमें एक मसला है। हमने पढ़ा था कि दो तरीकों से एटीपी बनता है, कोई तीसरा तरीका है ही नहीं ना। पहला तरीका सबस्ट्रेट लिंक्ड फॉस्फोरिलेशन, जो कि रिमेंबर एरोबिक रेस्पिरेशन के पहले 3 स्टेजेस में होती है। अभी तो हम चौथे स्टेज में। तो ये तो नहीं हो सकता एटीपी को बनाने का तरीका, विच मीन्स कि इट मस्ट बी केमियोस्मोसिस। तो सिंपल वर्ड्स में समझे तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जो एटीपी सिंथेस एंजाइम है ना, वो एटीपी सिंथेसिस तो करता है, लेकिन केमियोस्मोसिस वो एक्चुअली कर रहा होता है। व्हाट इज केमियोस्मोसिस? एटीपी सिंथेसिस का एक और तरीका। कोई कंफ्यूजन? केमियोस्मोसिस और जो हमने सबस्ट्रेट लिंक फॉस्फोरिलेशन किया था उसके बीच में डिफरेंस थोड़ा सा क्लियर करते हैं। अच्छा, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। उसके बीच में डिफरेंस एक्चुअली अभी तक हमने किया ही नहीं है। उसके बीच में डिफरेंस अभी हम करेंगे जब हम केमियोस्मोसिस को समझेंगे कि वो एक्चुअली में हो कैसे रहा। सबस्ट्रेट लिंक्ड फॉस्फोरिलेशन तो हमने समझ लिया ना कि वो कैसे काम करता है। किसी रैंडम एक्सोथर्मिक रिएक्शन से निकली हुई एनर्जी को इस्तेमाल करके एडीपी प्लस फॉस्फेट ग्रुप मेक्स एटीपी। ये जो फॉस्फोरिलेशन हो रही है, जो एंडोथर्मिक है, उसको करते हैं। तो ये था सबस्ट्रेट लिंक्ड फॉस्फोरिलेशन। केमियोस्मोसिस भी, क्या कह रहा हूँ, केमियोस्मोसिस भी एटीपी को बनाने का एक तरीका है। लेकिन इन दोनों मेथड्स को अलग अलग क्यों बोलते हैं? क्योंकि दोनों मेथड्स में एटीपी को बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए ना, वो एनर्जी डिफरेंट सोर्सेस से हमें मिल रही होती है। ये है मेन पॉइंट। ये मैं आपको लिखता हूँ, इन सबस्ट्रेट लिंक्ड फॉस्फोरिलेशन एंड केमियोस्मोसिस। कोई आपसे पूछे कि एक सेंटेंस में मतलब समझाओ कि मतलब ये बताओ कि क्यों ये दोनों मेथड्स डिफरेंट डिफरेंट है। काम तो एक ही कर रहे हैं ना, एटीपी तो दोनों बना रहे हैं, लेकिन दोनों को हम अलग अलग क्यों पढ़ते हैं? तो द ओनली डिफरेंस इज वेयर दे गेट देयर एनर्जी फ्रॉम। द ओनली डिफरेंस is where they get their एनर्जी फ्रॉम। आगे जाके हम देखेंगे कि केमियोस्मोसिस में एनर्जी कहाँ से आती है। पहला सबस्ट्रेट लिंक तो हम देख चुके हैं कि एनर्जी उसको कहाँ से मिल रही है। ओके, अब जरा डायग्राम बनाने की बारी आ गई है। सो दिस इज आवर मैट्रिक्स। यहाँ पे हमारा ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन आ गया। फिर इनफोल्डिंग्स आ गई, क्रिस्टल दिखा दिया हमने। ओके, क्या आप मुझे ये बता सकते हो ये जगह कौन सी है? इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में क्या कहते हैं इसको? माइटोकॉन्ड्रियल एनवेलप। वो तो था ना कि जब हम इनर और आउटर मेम्ब्रेन को जोड़ कर बोलें कि ज्वाइन करके हम बताएं कि क्या चीज है, तो एनवेलप। बीच की स्पेस को क्या कहते हैं? इंटर समथिंग, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। सही। तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस इसको कहते हैं। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ ना, इंटरेस्टिंग चीज करते हैं। मैं इस पार्ट को जरा हाईलाइट कर देता हूँ।
क्यों? क्योंकि अब मैं यहाँ पे इसका एक जूम्ड इन वर्जन दिखाने जा रहा हूँ, तो इस सबको जरा मिनिमाइज करते हैं और अब जरा जूम करके देखते हैं कि ये माजरा क्या है, चल क्या रहा है। सो हमने क्या पढ़ा, क्या दो चीजें, एटीसी और एटीपी सिंथेस एंजाइम। एक स्क्वायर में जरा देखते हैं, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं व्हाट्स हैपनिंग। सो सबसे पहले तो हमारी ईटीसी आ जाती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, विच इज मेड ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर्स। और हमारी दूसरी चीज, हमारा एटीपी सिंथेस एंजाइम यहाँ पे है। अब एक और चीज, नाउ दिस इज समथिंग न्यू। मैट्रिक्स के अंदर हमारे रिड्यूस्ड हाइड्रोजन कैरियर्स ऑलरेडी प्रेजेंट। मैट्रिक्स के अंदर रिड्यूस्ड हाइड्रोजन कैरियर्स है। ये कौन, ये क्या नई चीज है? ये कोई नई चीज नहीं है। रिमेंबर जो हम सारे स्टेजेस में प्रोड्यूस करते जा रहे थे, एनएडीएच, एफएडीएच, उन्हीं को हम नहीं कह रहे थे रिड्यूस्ड हाइड्रोजन कैरियर्स? सही। तो यही वो सारे हाइड्रोजन कैरियर्स थे जो बन रहे थे। अब थिंक अबाउट इट, लिंक रिएक्शन मैट्रिक्स में हो रहा था, उसमें एनएडीएच बना, तो वो वहीं पे रहा। क्रेब्स साइकिल मैट्रिक्स में हो रहा था, उसमें एनएडीएच बना, एफएडीएच बना, वो भी वहीं पे। साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस हुआ और उससे जो एनएडीएच बना वो अंदर चला गया। टोटल में जरा ऐड करके देखते हैं, हमने जो हाईलाइट किया था ना, कितने हाइड्रोजन कैरियर हमने बनाए। ग्लाइकोलिसिस से दो, लिंक रिएक्शन से दो, तो टोटल चार एनएडीएच हो गए। टोटल अब 10 एनएडीएच हो गए और दो एफएडीएच हो गए। सो राइट हियर वी हैव 10 NADH एंड 2 FADH। तो यहाँ पे मैं सेंटेंस लिख देता हूँ, रिड्यूस्ड। अभी हम सिर्फ सिचुएशन डिस्क्राइब करेंगे, हमने शुरू नहीं किया प्रोसेस अभी तक। हाइड्रोजन कैरियर्स आर इन द मैट्रिक्स। अब जरा एक मिनट के लिए सोचो कि ये हाइड्रोजन कैरियर्स का काम क्या था। सोचो, जो बार बार एक चीज कह रहे थे। मतलब हाइड्रोजन को कैरी करके ये मैट्रिक्स में लाते हैं। हाइड्रोजन को कैरी करके मैट्रिक्स में लाते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन को लास्ट स्टेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन तक लेकर आते जी। हैं। जो पहले बन रहे थे, बीच 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 में बन रहे थे, उनको बस हमने हाइड्रोजन कैरियर के साथ जोड़ दिया ताकि आखिरी स्टेज में काम है। एंड यू आर राइट कि आखिरी स्टेज मैट्रिक्स में हो रहा है, तो मैट्रिक्स में काम है। ये तो आखिरी स्टेज ही है, राइट? तो अब इन हाइड्रोजन कैरियर्स का काम खत्म हो चुका है। अब ये सारे हाइड्रोजन कैरियर्स ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और इनके अंदर जो हाइड्रोजन एटम्स थे वो रिलीज हो जाएंगे और मतलब सेपरेट प्रोड्यूस हो जाएंगे। सो 10 NADH जो थे, ईच NADH मॉलिक्यूल अंडरगोज ऑक्सीडेशन, वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाते हैं, NAD। और 10 हाइड्रोजन के एटम्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। नाउ एक बहुत जरूरी चीज, गलती बहुत से बच्चे करते हैं, वो क्या लिखते हैं, 5H2। नहीं, ये और ये अलग है। क्यों? जब आपने ये लिखा, इसका मतलब कि 5 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहे हैं। टोटल तो वो भी 10 एटम बनते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि 10 हाइड्रोजन के एटम रिलीज हो रहे हैं। मतलब कि हाइड्रोजन एटम्स की फॉर्म में रिलीज हो रहा है, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में नहीं। क्योंकि सोचो ना, हर हाइड्रोजन कैरियर में एक था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसलिए 10 हाइड्रोजन एटम। अब जरा बताओ, दो FADH में से कितने हाइड्रोजन निकलेंगे टोटल? दो हाइड्रोजन निकलेंगे। तो क्या हम इसको H2 लिखें या 2H लिखें? 2H लिखेंगे। बिल्कुल, तो इसको हम 2H लिखेंगे। टोटल में कितने हाइड्रोजन एटम्स इस वक्त मैट्रिक्स के अंदर 2 हाइड्रोजन। ओ 12। है? 12 हाइड्रोजन, बिल्कुल सही। एंड रिमेंबर, हमने ये प्रोसेस शुरू कब किया था? ग्लाइकोलिसिस में, जहां पे हम कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स यूज कर रहे थे? 6। हम्म, जब आपने पहला, बिल्कुल सबसे पहला रिएक्शन किया ग्लाइकोलिसिस में, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना,
तो कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स थे? दोबारा से मैं जाता हूँ उस पर, देखो जरा। 1। 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो जो सब हमने किया ना, 12 हाइड्रोजन कैरियर्स, इसमें से 10 NADH, 2 FAD, ये सब कहाँ से शुरू हुआ? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। सो इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से 12 हाइड्रोजन एटम्स पर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। और अगर टेक्निकली देखें तो ये सेंस भी बना रहा है ना। हमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो पता है, C6H12O6। ग्लूकोज को आपने कंप्लीटली ब्रेक डाउन किया, यहीं से तो ये 12 हाइड्रोजन एटम रिलीज हुए। सो 12 हाइड्रोजन एटम्स रिलीज पर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। कोई कंफ्यूजन अभी तक? नहीं। अच्छा, अब एक चीज, हमारे पास जब हम पहले ये जो 3 स्टेज कर रहे थे, ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, हमारे पास शुरू में एक हाइड्रोजन कैरियर था, NAD हो गया, FAD हो गया, और वो हाइड्रोजन को गेन करता था और रिड्यूस्ड हाइड्रोजन कैरियर बन जाता था। ये बताओ हाइड्रोजन को किस फॉर्म में वो गेन करता था? एच पॉजिटिव में। H पॉजिटिव में, या रिमेम्बर हमने वो स्पेशल चीज पढ़ी थी, H नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये देखो, कहाँ गया कहाँ गया, राइट। तो ऑलवेज रिमेम्बर कि जब भी हाइड्रोजन कैरियर किसी हाइड्रोजन को गेन करेगा लास्ट स्टेज तक पहुंचाने के लिए, तो वो हाइड्रोजन नेगेटिव चार्ज का होगा। अब ये थोड़ा अजीब सी बात लगती है, हमेशा हमने पढ़ा है हाइड्रोजन एक प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे वो एक नेगेटिव चार्ज है, विच मीन्स कि ऑलरेडी उसके पास अपना इलेक्ट्रॉन तो था ही, -1 चार्ज, एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। सो टोटल में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके पास है। तो जब गेन हुआ तो H- की फॉर्म में था। लेकिन जब ये लूज होगा ना, जो अभी अभी हमने लूज करवाया है, तो अब देखो कौन सा वर्ड यूज किया हमने, एटम्स का या आयॉन्स का? एटम्स का। एटम्स का। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि हाइड्रोजन was released in the form of atoms। जब गेन हुआ, क्या फॉर्म थी उसकी? नेगेटिव चार्ज। लेकिन जब रिलीज हुआ तो अब क्या फॉर्म है उसकी? एटॉमिक फॉर्म, एटम की वो फॉर्म है। अच्छा। लेकिन एक क्वेश्चन मुझे ये पूछना है, अगर हम्म। मतलब NAD के साथ हाइड्रोजन H- अगर मतलब एक तरीके से बाइंड हो रहा है, लेकिन वो कैसे हो सकता है, क्योंकि उसकी वैलेंसी तो पहले ही फुल हुई हुई है। NAD, सॉरी समझा नहीं मैं, रिपीट करना। मतलब हमने ऊपर ये देखा था कि NAD+H- बनाता है NADH। राइट। तो मतलब उसमें अगर H- है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो शेल्स हैं वो पूरे फिल हुए हुए हैं, तो वो कैसे बाइंड करेगा NADH, मतलब NAD के साथ। NAD के साथ वो कैसे बाइंड करे? वो एक डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, राइट। वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स देगा बॉन्ड बनाने के लिए NAD के साथ, तो वो रिड्यूस NAD बन जाएगा। सो बेसिकली जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो हम कहते हैं ना, शेयरिंग म्यूचुअली होती है। NAD की तरफ से एक इलेक्ट्रॉन, H की तरफ से एक, यहाँ H के पास दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे देगा शेयरिंग के लिए, ताकि वो रिड्यूस्ड NAD बने। सही। अच्छा, लेकिन जब निकलेगा तो एटम की फॉर्म में निकलेगा। अब मैं ये क्यों बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि अब ये बहुत जरूरी चीज है। अभी देखना कैसे आपने रिलीज किए 12 हाइड्रोजन एटम्स, ये इस वक्त घूम रहे हैं मैट्रिक्स के अंदर। तो अब मैं क्या ये NADH FADH को इरेज करके 12H लिख दूं? जी। 12H यहाँ पे, ये एटम की फॉर्म है। अब ये हाइड्रोजन एटम्स फर्दर ऑक्सीडाइज होंगे। रिमेंबर ऑयलरिक, ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मतलब ये बन जाएंगे 12 प्रोटॉन, H+ आयन, +12 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमारे काम आएंगी ये दो चीजें, प्रोटॉन भी और इलेक्ट्रॉन भी।
अलग अलग सिचुएशन। सो यू नाउ इन द मैट्रिक्स, अब 12 हाइड्रोजन भी नहीं है आपके पास, क्योंकि इन्होंने भी कन्वर्ट कर लिया किसमें, 12H+ में और 12 इलेक्ट्रॉन्स में। ये सब कुछ मैट्रिक्स के अंदर हो रहा है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये जो अभी अभी प्रोड्यूस हुए हैं, ये असल में है एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स। अब ये एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स क्या है? ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जिनके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है, क्योंकि ये अभी अभी प्रोड्यूस हुए, तो ये बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंसेस भी ट्रैवल कर पाएंगे। सो दीज एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स, इनके साथ अब क्या होगा, दे मूव इनटू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। रिमेंबर, ये सब कुछ तो मैट्रिक्स के अंदर हो रहा है, लेकिन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर ये ईटीसी है, जो कि इंतजार कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स का। तो ये इलेक्ट्रॉन्स मैट्रिक्स में से इस ईटीसी के अंदर जाएंगे। पहला, अब जरा सोचो ये होगा कैसे। 12 इलेक्ट्रॉन्स लाइन में इंतजार कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन गया, वो पहला ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, तो ये जगह खाली हो गई, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। जैसे एक लाइन लगी हुई होती है ना किसी रेस्टोरेंट के बाहर, एक बंदा आगे जाता है, दूसरा उसकी जगह लेता है, तीसरा उसकी जगह लेता है, इसी तरीके से 12 इलेक्ट्रॉन्स एक एक करके इन कैरियर्स के अंदर जाते जाए। सो दे मूव इनटू द ईटीसी, एंड जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मूव कर रहे होते हैं ना, ये एनर्जी लूज कर रहे होते हैं। पहले तो इनके पास बहुत एनर्जी थी, एनर्जेटिक थे बिफोर मूविंग इनटू द कैरियर्स, लेकिन एक के बाद एक के बाद एक कैरियर में मूव करते करते ये थक जाते हैं। एनर्जी इनकी कम होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है, लूजिंग एनर्जी एज दे मूव थ्रू। अब ये चीज ना बड़ी अजीब सी लगती है किसी को, पहली बार वो सुनता है ना, इलेक्ट्रॉन है, वो इंसान थोड़ी है कि ज्यादा चलेगा तो वो थक जाएगा, एनर्जी लूज होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन में से एनर्जी लूज कैसे हो रही है? वो इसीलिए, जरा कैरियर्स के पर्सपेक्टिव से सोचो ना, ये कैरियर इस वक्त खाली है, एंड सो आर ऑल ऑफ दीज अदर कैरियर्स। इस वक्त 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खड़े हैं, एक इलेक्ट्रॉन अंदर गया, क्या हम कह सकते हैं कि इस कैरियर ने इलेक्ट्रॉन गेन किया? जी। तो क्या कैरियर रिड्यूस नहीं हो गया? गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो रिडक्शन होती है। जी। और अब ये पहला इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे था, अब ये दूसरे इलेक्ट्रॉन में से दूसरे कैरियर में जा रहे हैं, तो अब पहले कैरियर में से तो इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो क्या ये पहला कैरियर ऑक्सीडाइज हो गया, क्योंकि इसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ? सही। तो टेक्निकली अगर देखो, एक इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचो, वो जैसे जैसे जाता जा रहा है, वो हर कैरियर को पहले तो रिड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि वो उस कैरियर के अंदर जा रहे हैं, और जैसे ही उस कैरियर में से निकल रहे हैं उसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। इसको रिड्यूस किया, फिर इसको रिड्यूस किया, उसी वक्त इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, फिर आगे बढ़ा, इसको रिड्यूस किया, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। तो टेक्निकली हर कैरियर इज बीइंग रिड्यूस्ड एंड देन ऑक्सीडाइज्ड। ये करने में मेहनत भी तो लगती है ना, और ये काम इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं। तो व्हाई आर दे लूजिंग एनर्जी? बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली, oops, constantly oxidizing and reducing the electron transport carriers। और यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, रिड्यूस का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडाइज्ड का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको डायग्राम में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है, वो इस कैरियर के अंदर गया, तो ये यहाँ पे आपकी रिडक्शन हो गई, एंड इस कैरियर के बाहर गया, तो ये उसी कैरियर के साथ ऑक्सीडेशन हो गई। अब इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हो, एज, अगेन ये मैं डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस लिख रहा हूँ, किसी भी सेंटेंस को याद करने की जरूरत ही नहीं है, हम तो एक स्टोरी के फॉर्म में याद कर रहे हैं ना। सो एज द इलेक्ट्रॉन मूव्स
थ्रू द ईटीसी, ये आप वर्ड बाय वर्ड आंसर्स में भी यूज कर सकते हो अगर करना चाहो. एज द इलेक्ट्रॉन मूव्स थ्रू द ईटीसी, द कैरियर्स अंडरगो रिडॉक्स रिएक्शंस. क्योंकि अगर टेक्निकली सोचो, एक रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी. क्या ये दोनों चीजें हो रही हैं कैरियर के साथ? जी। राइट, सो दैट्स बेसिकली व्हाट हैपेंस. अब मेरा दिल तो बहुत है आगे जाने का, बहुत ही मजे का टॉपिक है ये, लेकिन आज मैं यहीं तक रखता हूँ इसको, क्योंकि मेरा एक अपॉइंटमेंट भी है जिसके लिए मुझे अभी अगले 2 मिनट में निकलना है. सो या, बट अगेन दिस वाज अ नेचुरल तरीका एंड करने का. हमने बिल्कुल लाइक बीच में एंड नहीं किया. सो इट्स फाइन फॉर टुडे. कोई भी कंफ्यूजन इन एनी पार्ट वी डिड टुडे? अ, वैसे तो नहीं है इतनी ज़्यादा। सही, परफेक्ट. अगेन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि कल तुम्हारी छुट्टी है ना, मंडे से हमारी क्लास है वापस, तो आप संडे को मतलब कल मेक श्योर कि आप ये क्रेब साइकिल जरा 15 मिनट सुकून से बैठ के बस देखो. सिर्फ देखो कि चल क्या रहा है, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, साइड में ये बन रहा है. क्रेब साइकिल बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है. एग्जाम में वो क्या करेंगे, डायग्राम दे देंगे, यहाँ पे ब्लैंक, यहाँ पे ब्लैंक और यहाँ पे ब्लैंक. अब आपको बताना है क्या बन रहा है या क्या साइड प्रोडक्ट है जो प्रोड्यूस हो रहा है. फिर वो कहेंगे कि ऑक्सैलो एसीटेट किसके साथ कंबाइन करता है. तो अनलेस यू नो द क्रेब साइकिल इनसाइड एंड आउट, आप वो आंसर नहीं कर पाओगे. तो क्रेब साइकिल को भी देख लेना. और फिर ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन को तो हम शुरू से ही रिवाइज करेंगे जितना अभी तक हमने किया है, और फिर आगे बढ़ेंगे. So yeah, that's gonna be it for today. इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे. हाफिज. लाफिज।